दोस्तों, स्वागत है आपका अमन स्टोरी पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो इंसानियत, गरीबी और किस्मत की क्रूर सच्चाई को बेनकाब करती है। मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना कफन। एक रात, एक घटना और दो चरित्र जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कफन भाग 1। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा धाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जरा देख तो आ। माधव चढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना काम छोड़ था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवाय और कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चीजों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त। कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 2 से 5-5 ईखें उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से वो औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव तो भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। तो डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगा कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखें। उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गाँव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गाँव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल हैं तो उसे किसानों किसी जीत तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जुबान जल गई।
छिल जाने पर आलू का भरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, तल्लुक और तालू जला देता। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो यही थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसीलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें वो 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी। भाग 2। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पनाई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वाड़े पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव के घरवाली गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहे मालिक, तबाह हो गए, घर उजाड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में खुरदते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर के बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार का ढिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। भाग 3। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जंचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवीय प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे।
माधव भी हंसा। इन अप्रत्याशित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सिर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपए खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्रा। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्म प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा? माघव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर से जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो। उसे बैकुंठ ले जान। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कई उम्र भर न मिलता। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चाट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, दींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, या न जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है। वो तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।